ऑसम। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग डिजिटल रुपी के बारे में बात करने वाले हैं। डिजिटल रुपी क्या है, इसको क्यों लाया गया है, क्या ये सभी को यूज करना जरूरी होगा या फिर ये कितना सेफ है कितना नहीं है, ये लागू कब से होगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो डिजिटल रुपी से लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप क्लियर हो जाने वाले हो डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी से लेकर। तो गाइस देखो, डिजिटल रुपी जो है वो बेसिकली जो हमारी ओरिजिनल करेंसी फिजिकल करेंसी है उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया। अब आप बोलोगे रिप्लेस क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी तो हमारा डिजिटल करेंसी की जगह हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं यूपीआई वगैरह के थ्रू। तो गाइस यूपीआई जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिल्कुल सही है, एंड यूपीआई हमारे इंडिया में एक रेवोल्यूशन सा लेकर आया है। एंड ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम अभी तक वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना इंडिया में हो चुका है। एंड इंडिया से लोग सीख रहे हैं कि ये किस तरह से होता है वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन डिजिटल करेंसी लाने का मतलब ही कुछ और था। डिजिटल रुपी जो अभी जो लोग बोल रहे हैं, CDBC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये क्या है, ये क्यों बनाई गई है? देखो, यूपीआई ऑलरेडी चल रहा था, हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे, लेकिन ये जो है यूपीआई से अलग है। अब यूपीआई से अलग कैसे है? यूपीआई में हमारे बैंक इन्वॉल्व होते हैं। अब यूपीआई की ट्रांजैक्शन देखो, जैसे मैंने किसी मर्चेंट को पैसे देने हैं तो उसका क्यूआर कोड स्कैन किया और मेरे पास से पैसे डेबिट हो गए, उसके पास क्रेडिट हो गए, उसको नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपके पास इतने पैसे आ चुके हैं। बट एक्चुअल में जब बैंक सेटलमेंट करता है तो उसमें टाइम लगता है एंड वो पैसा काफी टाइम बाद इधर से उधर जाता है। सपोज करते हैं इंडियन बैंक है मेरा और सामने वाले का एसबीआई है, तो मैंने एसबीआई इंडियन बैंक से एसबीआई वाले को पैसे भेजे हैं तो दिखाने को तो कि तुरंत दिखा गया, लेकिन सेटलमेंट होने में अब जितनी ट्रांजैक्शन हुई है इंडियन बैंक और एसबीआई बैंक के बीच में, उन सभी की ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी की पूरी देखी जाएगी। सपोज करो 150 करोड़ रुपए इंडियन बैंक से एसबीआई में गए और एसबीआई से 50 करोड़ रुपए इंडियन बैंक में ट्रांसफर किए गए, तो अब जो सेटलमेंट होगा वो 100 करोड़ रुपए का होगा। इंडियन बैंक को 100 करोड़ रुपए एसबीआई को भेजने होंगे। तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाती थी, लंबी प्रोसेस हो जाती थी। लेकिन डिजिटल रुपी के अंदर ऐसा नहीं है। डिजिटल रुपी में ऐसा बोला जाता है कि कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट केवाईसी करके डायरेक्ट आप आरबीआई जो है आपको एक ऐप दे देगी, ऐप देने के बाद आप डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, चाहे उसके पास बैंक अकाउंट हो या ना हो। तो यूपीआई आईडी किस लिए बनी थी? यूपीआई जो आया था वो किस लिए आया था? वो आईएमपीएस जो हम लोग करते थे, जहां पे हम बैंक डिटेल डालते थे, आईएफएससी कोड डालते थे, दुनियादारी की चीजें डालते थे, तब जाके वो हम उसको पेमेंट कर सकते थे। तो उस लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट बनाने के लिए एक यूपीआई आईडी आपको दे दी गई थी कि आप इस पार्टिकुलर आईडी पे अपना पैसे भेज सकते हो या पार्टिकुलर आईडी पे आप अपने पैसे मंगा सकते हो। यहाँ पे बैंक डिटेल आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को रिप्लेस करने के लिए यूपीआई आया था। लेकिन अब डिजिटल रुपी जो आ रहा है वो बैंक को ही हटा देगा, बैंक को ही बीच में से हटा देगा, बैंक का कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन या P2 मर्चेंट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो यहाँ पे बिना बैंक को इन्फॉर्म किए हुए। अब आप बोलोगे फिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी? तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगी। ब्लॉकचेन सुन के देखो घबराना नहीं है। बहुत से लोग क्या ब्लॉकचेन सुन के क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन वगैरह दिमाग में ले आता है, तो ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है। बिटकॉइन क्या है कि उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, वो प्राइवेट एजेंसी सबके थ्रू चल रही है। लेकिन इसको डिजिटल रुपी को आरबीआई रेगुलेट करेगा। आरबीआई के अंडर में ही सारी चीजें होने वाली है जो भी डिजिटल रुपी के रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। 100% सेफ है। जिस तरह से हमारी फिजिकल करेंसी सेफ रहती है, वैसे ही हमारी डिजिटल रुपी की जो करेंसी रहेगी ये भी सेफ रहेगी। अब भाई इसको बनाया क्यों गया है? हमारा पास ऑलरेडी फिजिकल करेंसी चल रही थी, तो ये डिजिटल करेंसी का चोचला क्या है? इसको बनाया ही क्यों गया है? अभी तक क्या चल रहा था कि आरबीआई जो है वो नोट इशू करता था और वो इशू किए हुए नोट वो बैंकों के पास जाते थे और हमारा बैंक अकाउंट होता था बैंकों के पास, तो हम जाके बैंकों से पैसा लेते थे एंड फिर जाके हम बैंकों में ही पैसा जमा करते थे। तो यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व थे एंड काफी सारे जो मतलब जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट हुई, क्योंकि एक नोट को छापने से 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है
एक नोट को छापने से। तो अब ये टोटल मतलब इतने सारे नोट हैं और ये बताया गया है लास्ट ईयर जो इसका खर्चा आया वो 5,000 करोड़ आया है, सिर्फ नोट छापने का और लाने ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो लगाकर। तो 5,000 करोड़ रुपए जो है डिजिटल रुपये के आने से ये पैसे बिल्कुल ही बच जाएंगे एंड जो बैंक है उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट आरबीआई की जो ऐप रहेगी डिजिटल रुपये वाली वहां से लेन देन कर पाएंगे। तो गाइस पहली चीज तो ये हो गई कि जो कॉस्ट है वो बचेगा। डुप्लीकेट नोट जो छपते थे, लोग फेक नोट बना देते थे उसी नंबर के, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। अब चोरी चमारी का डर नहीं रहेगा कि चोरी हो गए पैसे। उसके बाद में जो नोट फट जाते थे वो फटने का कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि नोट आपके फोन में रहेंगे तो फटेंगे कैसे, जाहिर सी बात है। तो ये सब को यूज करते हुए घुमा फिरा के ना बात ये है कि जो गवर्नमेंट है, आरबीआई जो है वो ये 5,000 करोड़ रुपए देखकर हिल गए होंगे एंड उन्होंने सोचा होगा कि ये 5,000 की जो कॉस्ट है वो हमारी बच जाएगी डिजिटल रुपये लाने से। तो ये उनके लिए भी प्लस पॉइंट है और हमारे लिए भी प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इसको हम यूज कैसे करेंगे। आ जाएगा तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। देखो गाइस इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगा। जैसे आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हो वैसे यहाँ पे डिजिटल रुपये का आपको एक ऐप दे दी जाएगी आरबीआई की तरफ से, जो कि हालांकि अभी है लेकिन अभी पूरे पब्लिकली नहीं है, कुछ ही लोगों को लॉगिन एक्सेस मिला हुआ है। तो वो ऐप का जब पब्लिकली लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा सभी को, तो वहां पर आपको अलग अलग नोट देखने को मिलेंगे एंड अलग अलग मर्चेंट के पास वहां पे आपको जैसे यूपीआई का क्यूआर कोड है वैसे ही उसका भी क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी पैसे सिलेक्ट करने होंगे, जितने का नोट आपको उसको भेजना होगा वो आप उसको सिलेक्ट करके वहां पे, और जो भी नोट आपके पास अवेलेबल होगा वो नोट आप उसको भेज सकते हो क्यूआर कोड पे। सामने वाले से अगर आपको कुछ रिटर्न लेना होगा, कोई चिल्लर विल्लर अगर रिटर्न आपको देनी होगी उसको, तो वो डिजिटल वॉलेट के थ्रू ही देगा। अब मान लो अगर आपको नोट निकलवाना है या नोट जमा करना है वहां पे, तो उसके लिए आपको बैंक जाकर विजिट करना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के इसका नियम वही यूपीआई वाला ही है, सेम वैसे ही ट्रांजेक्शन होगी, बस यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ये P2P रहने वाला है तो कोई झंझट नहीं होगी। अब बात करते हैं ये कब तक आएगा, हम लोगों को कब देखने को मिलेगा। तो गाइज फिलहाल ये अभी टेस्टिंग मोड पे है। कुछ सिटी सब में आ चुका है, जैसे दिल्ली में आ चुका है, मुंबई में आ चुका है, बेंगलोर जैसे सिटी सब में आ चुका है, लेकिन कुछ ही लोगों को एक्सेस दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, सभी को अभी पब्लिकली एक्सेस नहीं दिया गया है, टेस्टिंग मोड पे है। जो लोग रेफर वगैरह थ्रू, जो पर्सनली इन्वाइट किए जा रहे हैं किसी ना किसी के थ्रू, उन्हीं लोगों के पास एक्सेस है। कुछ मर्चेंट के पास भी एक्सेस है, तो वो अभी टेस्टिंग पे चल रहे हैं। काफी सारे बग इसमें हैं, उसको फिक्स किए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल 1 दिसंबर से ये कुछ लोगों के पास अवेलेबल हो चुका है, कुछ सिटी के सबके अंदर। तो अब देखते हैं पब्लिक आने में कितना टाइम लगता है, और जो बग है उसको भी फिक्स करना है। जैसे कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तब हम कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं चल रहा है कहीं पे, तो मोबाइल चोरी हो जाएगा तो क्या होगा, क्या मेरे पूरे ही पैसे गायब हो जाएंगे। या फिर अगर किसी ने, क्योंकि हैकिंग वैकिंग का बड़ा दौर चल रहा है, अगर किसी ने मेरा फोन ही हैक कर लिया तो मेरे पैसों का क्या होगा। तो इन सब चीजों को लेकर फिक्स किया जा रहा है एंड काफी चीजें इंप्रूव होगी, उसके बाद ही पब्लिकली चीजें आएंगी सामने। एंड देखो किस तरह से इस चीज को हम अपनाते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे यूपीआई एक रेवोल्यूशन लेके आया था, वैसे ही डिजिटल रुपये भी, डिजिटल करेंसी भी एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन लेकर आने वाली है। वेल, इसके ऊपर आपका क्या मानना है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।